नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हमारे देश के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी समूची आदरणीय भारतीय अवाम इसके प्रति गंभीर हो कि अब तक तो पंजाब में वो दल, वो राजनीतिक पार्टी सत्तासीन रही जो कि हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई जो कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहन का उसने सरेआम 1984 के दंगों में कत्लेआम करवाया था। देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि आप इस बात को बार बार क्यों उठाते हैं। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, क्या उनके मन में दर्द नहीं उठता है कि ये अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और भारतीय जनता दल यही सिखा रहा है कि किसी की कोई भी हमारे देश में कोई भी पंथ को मानने वाला हो, उसका अनुसरण करने वाला हो या उसका अनुयायी हो और कोई भी हमारी भारतीय भाषा का इस्तेमाल करता हो, सभी लोग अपने ही भारतीय भाई बहन हैं। अब इसी आज़ाद भारत में 6000 उन्हीं सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल होता है, तो क्या किसी को दर्द नहीं होता? कैसे उसको भूला जाए अब और उसको ऐसे भी कैसे भूला जाए कि कत्ल करने वाले जो ओट पार हैं उन्हीं भारतीय भाई बहनों से। इसके विषय में हमने कुछ वो सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से पूछताछ की। उनके दिमाग में यही सरेआम नरसंहार करने वाले जेएनपीसी के चमचे, उनके दिमाग में ये भरा है कि आपको हमने मतलब ये जेएनपीसी ने नहीं मारा है, आपको हिंदुओं ने, ये आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने मारा है। इतना बड़ा झूठ। अब सवाल यह उठता है कि हमारे इन भारतीय भाई बहनों को, हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को किसी ने यह नहीं बताया कि ये सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, ये लोग कांग्रेसी हैं कि आरएसएस के हैं कि ये बीजेपी के हैं। इतनी छोटी सी बात जो कि इन सबों ने भ्रम और झूठ और अफवाह के द्वारा हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को भरमा के रखा है कि आपको जेएनपीसी या कांग्रेस या हमने नहीं मारा है, बल्कि आपको
जो है वो आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने और हिंदुओं ने मारा है। ये सारे भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है ताकि मुख्य जो आरोपी वो पकड़ा है। और इसको भी करने की जरूरत है कि जब वो राजीव गांधी जब बोल के निकल गया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसका मतलब कि वो उस नरसंहार को वो उचित ठहरा रहा था। वो गद्दार राजीव गांधी इस वक्तव्य को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। न इसको हल्के में लेने की आवश्यकता है कि जो शख्स ये कहता है कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसका मतलब कि हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के नरसंहार को, सामूहिक नरसंहार, और इसी आजाद भारत में जब नरसंहार होता है तो उसको वो उचित ठहराता है वो गद्दार राजीव गांधी। तो अभी उस कलंक का जवाब इस देश को देना है कि फिर इसी देश के लोगों ने उसी 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के सामूहिक कत्ल का, सामूहिक नरसंहार करने वाले को सबसे अधिक एमपी दे करके सरकार बनवाते हैं। ये सवाल बदस्तूर अभी हमारे पूरे देश के लोगों को के सामने खड़ा है, कलंकित करने वाला, कलंकित भी और दिल को दहला देने वाला। अभी तो भारतीय जनता दल इसे यूट्यूब के माध्यम से करा। मैं जब भी मेरे पास संसाधन होगा, मैं पूरे जो हमारे जो पंजाब के रहने वाले भारतीय भाई बहन हैं, ये सवाल मैं पूछूंगा, सामने से पूछूंगा कि हमारी आपकी मानसिकता, हमारी आपकी आत्मा इतनी गिरवी तो नहीं हो गई है कि हमारे इन्हीं सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मारने वाले को जो है वो 3 बार सरकार बना रहे हैं, उसको चुन करके एमपी बना रहे हैं, और जो पंजाब में सरकार बन रही है, ये अपनी आत्मा, अपने विचारों को गिरवी रखने से भी बहुत अधिक गिरवी रखने से बहुत अधिक जो है वो अधिक जघन्य अपराध है। ये कलंक जो है देश के ऊपर थोपना। तो अभी इस कलंक का जवाब मिला भी नहीं है हमारे देश के भारतीय भाई बहनों से, तब तक एक दूसरा कलंक आ गया। जो शख्स कह रहा है, जो शख्स जो है उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार का कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो जो नारा लगवाता है गद्दार कन्हैया कुमार, उसका समर्थन करने वाले केजरीवाल को दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन अपनी मानसिकता, अपनी आत्मा, अपना विवेक चंद मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी को बंधक रख देते हैं। ये उससे भी बड़ा ये कलंक जो है हमारे देश पर आया हुआ है, और इस कलंक का, इस राष्ट्रीय अपराध का अभी जवाब देना है। अभी हमारे दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जो है जो कलंकित किया है, यानी इस देश को कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ऐसे को समर्थन करने वाले को दिल्ली के आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहन या दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहनों ने जो है उसको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, वो भी 3 बार, वो भी जो है भारी बहुमत से। ये कलंक, ये बराबर सवाल पूछता रहेगा। भारतीय जनता के दल जो बराबर सवाल पूछता रहेगा, और इसका जवाब चाहिए। और पंजाब में भी उसने पांव पसारा। पंजाब में जो कलंकित, ये जो है जिस मानसिकता ने कलंकित किया पूरे देश को, पंजाब को भी,
उससे उससे बड़ा कलंक जो है आ गया है। जरा याद करिए। और इतना ही नहीं, ये कलंकित करने वाली मानसिकता किस प्रकार का पाखंड करती है कि वो भगवंत मान जो है शहीद आजम भगत सिंह के गांव में जाकर के वो शपथ लेगा। बताइए, जो 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 खालिस्तानी निकले, जो खालिस्तान का समर्थक निकले, भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थक निकले, वो जाकर के हमारे शहीद आजम भगत सिंह के गांव में जाकर मुख्यमंत्री का शपथ ले। इससे बड़ा कलंक क्या होगा, इससे बड़ा बुरा दिन इस देश के लिए क्या हो सकता है। लेकिन ये कायर मोदी जो है आप वालों को उसी तरह से सबसे पहले धन्यवाद देता है जिस प्रकार इस देश की गद्दार वो ममता बनर्जी को के जीतने पर इस कायर और गद्दार जो है मोदी ने जो है उसी ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया था। तो कलंक यहां पर है। हमारे देश के कई खंडों में, कई कोनों में यानी इस देश के खिलाफ गद्दारी करने के कारण जो है कई कलंक जो है हमारे देश पर वो डाले गए। और एक समाचार और मिला है कि जहां ये जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी इन 5 राज्यों में बिल्कुल साफ हो गई है, उसी जीएनपीसी का एक नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला वो आम आदमी पार्टी की जीत पर वो मिठाइयां बांटते हुए देखा गया। देखिए, ऐसे मौकों पर इस देश के गद्दार जीएनपीसी के नेता जो है अपनी असली उनका जो चरित्र है, जो फितरत है, वो सामने आ जाता है। तो अब ये देश को याद होगा कि उसी सुरजेवाला जिस पार्टी जेएनपीसी का है, उसी का जो नेता है राहुल गांधी, वह हर वक्त देश के खिलाफ गद्दारी करता रहता है। और उसी ने उस घोर गद्दार कन्हैया कुमार जिसने नारा लगवाया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका समर्थन उसके गद्दार राहुल गांधी ने संसद के बाहर भी समर्थन किया था, संसद के अंदर भी समर्थन किया था। आज उसी गद्दार केजरीवाल का समर्थन इसी जो माने जिस पार्टी का वो शीर्ष नेता है जीएनपीसी का, वो गद्दार राहुल गांधी, उसी जीएनपीसी का ये गद्दार किस्म का रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है, उस गद्दार जो है वो केजरीवाल की जीत पर जो है मिठाइयां बांट रहा है। और किस अवसर पर, जबकि उसकी खुद की पार्टी जो है 5 राज्यों में बहुत बुरी तरह से जो है वो मिट्टी में मिल गई है, धूल धूसरित हो गई है। तो इन जीएनपीसी वालों का चरित्र जो है वो देश की गद्दारी का चरित्र जो है वो सबसे देश को जानना चाहिए। कुछ लोग ये भ्रम फैला, कुछ लोग क्या, ये बीजेपी सबसे अधिक ये भ्रम फैलाती है कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई। यह कांग्रेस को बचाने का बहुत ही घिनौना ये साजिश है बीजेपी वालों की कि कांग्रेस तो समाप्त हो गई। हमारे देश के लोग समझें कि जब तक ये टीएमसी जिंदा है, जब तक ये समाजवादी पार्टी जिंदा है, जब तक आरजेडी जिंदा है, जब तक ये एनसीपी जिंदा है, जब तक कि ये शिवसेना जिंदा है, डीएमके जिंदा है, यह देश बिल्कुल न समझे कि ये कांग्रेस मर गई है। उसी देशद्रोही
कांग्रेस के ये अलग अलग उसके उसके डिनोमिनेशंस हैं, उसके रूप हैं। तो ये बीजेपी भी कम मैंने इस देश के लिए खतरनाक नहीं है कि सफाई से जेएनपीसी को बचाती है। जेएनपीसी की ओर से लोग ध्यान हटा लें ताकि वो विकसित होने का फिर से पुनर्जीवित होने का उसको मौका मिल जाए। तो हमारे देश के लोग इस शातिर बीजेपी को पहचाने कि वो इस तरह का। वैसे तो जो ये राहुल गांधी चाहे डोकलाम का मुद्दा हो उस पर गद्दारी करता हो, चाहे लद्दाख का मुद्दा हो उस पर गद्दारी करता हो, और ये इस देश को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और हमारी आदरणीय भारतीय आवाम को बहुत गौर से, बहुत ठंडे मन से समझना चाहिए कि ये मोदी महोदय इस गद्दार राहुल गांधी को इतना मौका देते हैं कि कभी नहीं न कोई बीजेपी वाला, न तो मोदी जी, न तो नड्डा ये नहीं पूछते हैं। जब ये झूठ फैलाता है, मैंने चीन के झूठ को और खास करके वो लद्दाख के मसले से लेकर के अब तक जो चीन की जो ग्लोबल टाइम्स जो एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी की बातों को उठा करके ये गद्दार राहुल गांधी चीन के पक्ष में और भारत के खिलाफ जो है माहौल बनाता है और देश के खिलाफ गद्दारी करता है। और बोलते बोलते जो है उस झूठ को कहता है कि जो इसके बाप के नाना ने खुद देश के साथ गद्दारी की थी, उसी का आरोप लगाता है जो है इसे बीजेपी के ऊपर। बीजेपी उसको स्वीकारती है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई मान जरा इसको गौर से इसको सुने। मतलब 1962 में जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपने देश की जमीन जो है, अपने देश की जमीन या लद्दाख का हिस्सा जो है अक्साई चीन के रूप में 42,000 वर्ग मील वो दे दिया उसको, अपने दुश्मन चीन को। और ये कितनी मैंने देश को कष्ट देने वाला और गद्दारी भरा इसने वक्तव्य दिया कि लद्दाख का वो हिस्सा अक्साई चीन के रूप में चला गया तो कोई बात नहीं है, वहां तो एक घास भी नहीं उगती है। यह भी हमारे देश के लोग ये जेएनपीसी वालों से, जेएनपीसी के चमचों से और जो है इनसे जरूर पूछें कि हमारे देश की जमीन दे करके वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ये कहता है कि यानी वहां घास भी नहीं उगती। असल बात है कि इस जो गद्दार नेहरू है उसकी फितरत को पहचानने की आवश्यकता है। वह ब्रिटिश सरकार का एजेंट था। अब ब्रिटिश मतलब जो कि इस देश को कॉलोनी मानते थे, उपनिवेश मानते थे, दोहन करने के लिए, शोषण करने, इसका आर्थिक शोषण करने के लिए उसी का एजेंट होकर के ये गद्दार नेहरू इस देश को कभी अपना नहीं माना, उसको एक उपनिवेश माना। जेएनपीसी आज भी इस देश को अपना नहीं मानती है। उसके लिए यह जो एक उपनिवेश है, कॉलोनी, शोषण करने के लिए, लूटने के लिए, देश को बांटने के लिए, और उसको बचाने वाली ये बीजेपी किस तरह से दुष्प्रचार करके वोट ले रही है, वह भी बहुत ही एक अलग विषय है, बहुत खतरनाक। कि ये हिंदुओं की रक्षक है, मुसलमानों को इसने टाइट कर दिया है, इस तरह की बातें, इस तरह का मानसिक गुलाम बना करके हमारे भारतीय भाई बहनों से वोट ले रही बीजेपी कि बीजेपी ने मुसलमानों को टाइट कर दिया है और ये है। इस तरह की बातें जो, और ये बोल करके मोदी क्या बोलता है कि सबका साथ सबका विश्वास। इतनी घिनौनी बात फैला करके जो वोट बटोर रहा है, वह जो है वो मुझे मन से कह रहा है कि सबका साथ सबका विश्वास।
कैसे होगा? और वो जीत करके बस इसी गुमान में बीजेपी की जीत हो रही है। मोदी महोदय और बीजेपी वालों, इसका जवाब आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा आपको। बस हमारे देश में भारतीयता, बस हमारे देश में भारतीयता के माहौल को आने दीजिए। जिस तरह का घिनौना जो है आप साजिश करके जो है हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बना करके आप जो वोट ले रहे हैं, और इस मानसिक गुलाम बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है जेएनपीसी वालों का है। जेएनपीसी वाले इसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इन्हीं आरएसएस बीजेपी से डरवा करके 60-70 सालों तक मानसिक गुलाम वो बनाए हुए थे कि हमको वोट दो, हमारा वोट बैंक बनो, इन ब्लॉक या इन मैस हमको वोट करो, और हम तुमको इस बीजेपी और आरएसएस से बचाएंगे। और क्या क्या उसने 60-70 सालों में, जो कि सचर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि इस जेएनपीसी ने वोट तो लिया जरूर हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से, लेकिन इनको सबसे अधिक गरीब रखा, सबसे अधिक बेरोजगार रखा, सबसे अधिक अशिक्षित रखा। और कहीं कहीं तो इनकी दशा, इनकी माली हालत हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं या जिनको आप अनुसूचित जाति कहते हैं, उनसे भी बदतर रखा। और इनके नेता कहते रहते हैं, और इनके नेताओं के मन उनके हमारे इन्हीं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति जिनसे इन्होंने 60-70 साल तक जो है इनका मानसिक दोहन करके, मानसिक गुलाम बना करके, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके सत्ता का भोग किया, उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति इस जेएनपीसी की मंशा क्या है, डिमिनर क्या है, उसके अंदर क्या बैठा हुआ है, क्या मंशा है, वह भी मौके बेमौके प्रकट होता रहता है। तो उसी जेएनपीसी का एक कदावर नेता कहता है, ये मुसलमान यदि गटर में रहना चाहते हैं तो गटर में ही पड़े रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। ये हमारे सभी आदरणीय इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझे, और ये भी समझें कि यदि वो इस हकीकत से वो इसको पहचानते हैं जेएनपीसी को, और फिर जाकर के सभा में गिर जाते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना, ये सब जो है इसी खतरनाक जेएनपीसी के ये अलग अलग रूप हैं। तो कभी भी यदि वो जेएनपीसी से निकल करके यदि इन दलों के गड्ढों में माने जो गिरते हैं या गिरने का इरादा है या गिरने की कोशिश करते हैं, इससे कोई लाभ नहीं। इनको ये समझिए कि इनको नस्ल में नाबूद करना है, भारतीय एकता ला करके। हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से गुजारिश है, बल्कि वो भारतीय एकता फैलाएं। हमारे अन्य जो आस्था के अनुयायी हैं, जैसे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, उनके साथ मिलजुल बढ़ाएं, भारतीय एकता का एहसास दिलाएं। जैसे मैंने बताया, एक बार एक बहुत साधारण से मामूली से वो उनकी दुकान थी, और वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से थे, और वो प्रेशर कुकर वगैरह की मरम्मत करते थे, अटैची वगैरह की मरम्मत करते थे, और थोड़ा बहुत परिचय था उनसे। और तो एक बार उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने कहा कि क्यों सर आप इस चुनाव में मैंने कहाँ से वो लड़ रहे हैं। तो हमने बताया कि भाई मेरे सामने एक जो है वो सैद्धांतिक प्रश्न आ गया था कि जिन भारतीय भाई बहनों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और उनकी सुख सुविधा के लिए जो हम जो है काफ़ी जो है वो एक जो है
वो लड़ाई लड़ रहे हैं। आज उन्हीं के ऊपर एक आफत इस चुनाव आयोग ने थोप दिया है, जो है वो भी कोरोना के अवधि में। तो सैद्धांतिक रूप से मेरे दल का मेरा फर्ज बनता है कि हम उस चुनाव का विरोध करें और उसको टलवाएं। और यहाँ तक कि हमने जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आदरणीय NV रमणा को भी पत्र लिखा है। ये सब कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत बोल दिया कि हाँ नहीं साहब, अब आपका सिद्धांत बिल्कुल आपका सिद्धांत या वसूल बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस आवाम के लिए जो है ये पूरा तामझाम इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन फलाने ठिकाने सुप्रीम कोर्ट है, यदि उसी पर आफत आई है और अवाम ही नहीं रहेगी, तो कैसा सुप्रीम कोर्ट, कैसा चुनाव आयोग और कैसा शासन प्रशासन, वो 1 मिनट में समझ गए। तो हमने कहा देखिए अब अपनी तो एक वो राजनीतिक पार्टी है और जो है इसका मैंने भाईचारा की बात, ये जो इसका ये प्रमुख मुद्दा है, और वो भी कौन सा भाईचारा? भारतीय भाईचारा। तो अब चूंकि आप तो इस दुकान में बैठे हैं तो हम क्या कहें, लेकिन एक बात मैं बोल के जाता हूं कि जो भारतीय जनता ताकत दल ये कहता है कि न तो मैं हिंदू हूं न तो आप मुसलमान, पहले बस इसे आप समझ जाइए। मैंने उनके सामने ये कहा मैं हिंदू नहीं हूं न तो आप मुसलमान हैं, आप भी भारतीय हैं मैं भी भारतीय हूं, हमारा आपका रिश्ता बराबरी का है, भारतीयता का है। इससे वो बहुत प्रसन्न हुए। यही चीज तो भारतीय जनता दल को ताकत देते कि यदि ये संदेश हमारे सभी भारतीय भाई बहनों तक पहुंचे कि भारतीय जनता दल उस वातावरण को लाना चाहता है जो कि सबको भारतीय मान करके बराबरी के आधार पर सबको इज्जत देना चाहता है, सबको इज्जत जो है वो बख्शना चाहता है। और लेकिन सभी भारतीय भाई बहन, सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं, अभी जो है OBC के रूप में जिनको कैटेगराइज किया गया है और जिनकी अच्छी खासी अपने वो जो भारतीय समाज का अच्छा खासा वो उनका प्रतिशत है, उनको भी भारतीयता के माहौल में, भारतीयता के आधार पर बराबरी के माहौल में उनको लाने की सख्त आवश्यकता है। क्योंकि इसके अभाव में ही तो बीजेपी जो है उनसे एक खंडित राजनीति करके यानी उनका वोट लेती रहती है। इस देश में खंडित करके वोट लेने में बीजेपी जो है सबसे आगे है। क्या कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, और इसके चमचे जो है कहते हैं कि लोग जातिवाद तोड़ करके वो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। जो पार्टी जातियों में उपजात और उनको भी और आगे अब ये कैटेगरी बनी थी OBC, तो OBC में हमारे जो यादव कहे जाने वाले भारतीय भाई बहन है वो भी शामिल थे। अब OBC में फिर बांट करके इसने बीजेपी ने फिर उसको खंडित करके और ये और निचले स्तर की मैंने वो घटिया किस्म की जो है जातिवाद की एक षड्यंत्र करके वो संगठित करना, और निषाद सम्मेलन, गुर्जर सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, ये सब जो है बेखंडकारी सब गतिविधियां चलाती भी है और कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी भी हैं। ऐसे खतरनाक दल को भारतवर्ष की पावन धरती से नष्ट में नाबूद करना है। सभी भारतीय भाई बहनों को, हमारे देश के 140 करोड़ भारतीय भाई बहन, ये काम कुछ लोग ये शायद सुना गया है कि वो हैशटैग का प्रसार है कि 2024 के लिए यूट्यूब वाले PM कैंडिडेट, कुछ लोगों का ये ख्वाहिश होगी, उससे हमको जो है वो इनकार नहीं है।
और कुछ लोग आशा देखते होंगे, इससे भी हमको वो इनकार नहीं है। हमारा तो ये कहना है कि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे सभी 140 करोड़ भारतीय भाई बहन पहले भारतीयता के माहौल के आधार पर, भारतीयता आधार पर पहले एक हों, सारी दीवारों को तोड़ें। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने से ज़्यादा आवश्यक हुआ है। और जहाँ तक कि सत्ता के उपकरण की बात है, हमारे देश के लोग यह महसूस करते हैं, इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह की ख्वाहिशें वो खुद के लिए, भारतीय समाज के लिए, देश के लिए वो चाहते हैं और उस तरह की सेवा चाहते हैं और उस तरह का माहौल चाहते हैं, तो वो सत्ता का उपकरण देने के लिए वो आशीर्वाद वो दे सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है भारतीयता का माहौल जो कि मुल्क की जो हमारे देश की मजबूती के लिए परमावश्यक है। भारतीय जनता दल के विनम्र आह्वान कि नोटा का आप लोग इस्तेमाल करिए, तो नोटा का इस्तेमाल हुआ है। संकेत ये मिल रहे हैं कि नोटा के इस्तेमाल होने के बाद भी कुछ तिकड़म की आशंकाएं हैं ईवीएम मशीन पर कि जो भी वो नोटा पड़ता है वह राजनीतिक दलों में कुछ बढ़ जाता है और थोड़ा बहुत वो छोड़ दिया जाता है नाम मात्र दिखाने के लिए। ये तिकड़म है जो है, ये मेरा आरोप है, लेकिन इसके विषय में हम जो पूरा तथ्य ला करके न्यायालय के सामने, चाहे हाईकोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट के आगे, और जो चुनाव आयोग को भी वो बेनकाब करना होगा कि इसके बारे में सफाई दे। सबसे बड़ा धोखा तो चुनाव आयोग को यह है कि लोग क्या वोट डालते हैं कोई प्रमाण नहीं मिलता उनको। इसके बाद वो कुछ भी करें जो है वो मशीन के साथ जो है कुछ उसका अता पता नहीं। भले वो डेमो दिखाते हों हर स्टेज पर डेमो दिखा करके कि वो इस तथ्य से वो इनकार नहीं कर सकते कि जनता ने पब्लिक ने क्या वोट डाला है उसको पता ही नहीं। इसी से तो बेहतर है कि जो माहौल जो चल रहा है भारत में, उस माहौल को देखते हुए फिर वही जो पेपर बैलेट है उससे ही चुनाव कराना जो है भारत के लिए सुरक्षित है। नहीं तो ये तिकड़म की संभावना जो है बड़ी खतरनाक है। यानी कि लोगों ने यदि जनमत भी तैयार कर दिया, उस जनमत से, उस लोकतंत्र से खिलवाड़ करने की संभावनाएं जो है वो पड़ी हुई हैं। इसलिए भारतीय एकता और भारतीय माहौल तो वही, आइंदा से आगे से पेपर बैलेट ही जो है इसका समाधान है। नहीं तो कब तक जो है लोग जो है इसमें माने लोग इसमें तिकड़म भी करते रहेंगे और बाकी लोग चिल्लाते रहेंगे और कोई असर नहीं। और संस्थाएं भी तो इसी प्रकार है ना। अब हमारे देश में संस्थाएं जो है इतना माने कि वो रिजिड हैं कि यानी इन सब बातों के लिए वो सुनती ही नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनती है कि यदि पकड़ा जाएंगी तो फिर इनकी जो झूठी प्रतिष्ठा का क्या होगा। लेकिन चाहे चुनाव आयोग हो चाहे न्यायालय हो, पहले समझे कि आखिर पूरी जो व्यवस्था है वो इस देश की जनता के लिए है। और जनमत के और ये सेंसिटिविटी जो है, ये संवेदना चुनाव आयोग को भी होनी चाहिए और जो न्यायालयों को भी होनी चाहिए कि इस तरह की संभावना है कि जनता जो है इनको नकार रही है और नकारने के लिए उसने नोटा का इस्तेमाल किया है। उस नोटा का मतलब क्या है कि जनता इन राजनीतिक पार्टियों से निजात पाना चाहती है। ये नोटा का लबे-लुबा मतलब है कि जनता इनसे जो है वो निजात पाना चाहती है। नोटा के साथ इस तरह का खिलवाड़, वो भी साजिशन, इस तरह का खिलवाड़ जो है
जनता के उस आकांक्षा को रोक देने का एक लोकतांत्रिक साजिश है कि जनता इसे छुटकारा पाया ही नहीं, इन्हीं का शिकार बनती रहे। ये उसी साजिश का हिस्सा है, जैसे भी ये किया गया। और इस चीज को जो जितने भी जो न्यायालयगण है, माननीय उच्च न्यायालयगण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, इसको गंभीरता से जरा सोचे कि नोटा के साथ यदि इस तरह का खिलवाड़ है। हालांकि पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि एक सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है जिसमें कि एक वो चीफ जस्टिस भी थे उस बेंच में। वो कह रहे हैं कि यदि किसी वो कह रहे हैं कि यदि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में यदि नोटा का प्रतिशत सर्वाधिक है, मैक्सिमम है, तब भी जो है वो उस क्षेत्र का चुनाव कैंसिल नहीं होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो है मैंने जो जिसका वो चुनाव प्रतिशत है, उसी को विजयी जो है, उसी को विक्टोरियस जो है घोषित किया जाएगा। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे देश के अवाम यदि इन राजनीतिक पार्टियों से, और वाकई में ये बिल्कुल सत्य है कि ये राजनीतिक पार्टियां नहीं बल्कि हमारे समाज की विघटनकारी, घोर जातिवादी, घोर सांप्रदायिक, देश विरोधी और जो है भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं राजनीतिक दलों के वेश में। और वो जो है चुनाव के वक्त भी और उसके बाद भी जो है हमेशा इस तरह का तांडव करती रहती है। जातीय, सांप्रदायिक, भाषाई, प्रांतीय, यह देश बिल्कुल अस्पष्ट रूप से देखता है। इससे कोई इनकार नहीं है। आज इन्हीं ताकतों से निजात पाने के लिए यदि जनता जागरूक हो करके, और वो भी चुनाव क्या है, एक शांतिपूर्ण तरीका है। चुनाव जो है, जो मैंने आप आंदोलन करिए, धरना करिए, विप्लव फैलने का हिस्सा क्योंकि हिंसा भी फैल जाती है, तो उसी के एक शांतिपूर्ण विकल्प के लिए जो है वो चुनाव पद्धति है। तो जनता जो है यानी उन हिंसा का, आंदोलन का और अशांति का रास्ता छोड़ करके यदि जो चुनाव का जो शांतिपूर्ण तरीका है उसको अपना करके जो है इन समाज विरोधी और भारतीय समाज की विखंडनकारी और विभाजनकारी ताकतों से मुक्ति चाहती है, छुटकारा चाहती है और निजात पाना चाहती है, उस रास्ते को ये जो है वो चुनाव आयोग महोदय और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला यानी दोनों इसको बंद कर देते हैं। यह कितनी बड़ी जो है लोकतंत्र की हत्या है, इसको समझिए। और यही नहीं, ये जो अखबार वाले हैं वो भी किस तरह से अब मैं बता रहा हूं कि कल एक दैनिक जागरण एक अखबार है, उसने अपने संपादकीय में लिखा। अब देखिए, ये अखबार वाले भी, प्रिंट मीडिया भी, जो अपने को कहते हैं कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, वह भी इस देश के लिए कितना खतरनाक है, वो कितने देश के दुश्मन है। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि दैनिक जागरण जैसे जो कि अपने को देशभक्त दिखाने की कोशिश करता है, वह भी इस देश के लिए कितना बड़ा अभिशाप और देश का गद्दार है। वो नोटा के पक्ष में अपने संपादकीय में क्या लिखता है, जरा आप लोग सुनिए। वो ये कहता है, वो दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिख करके ये कहता है कि हमारे देश की जनता जो उपलब्ध विकल्प हैं, उपलब्ध मतलब कि ये समाज की विघटनकारी ताकतें, जीएनपीसी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और ये आम आदमी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना इत्यादि, जो कि समाज में
विघटन, नफरत, विभाजन करके ही और अपने आवाम को मानसिक गुलाम बना करके झूठ और अफवाह के द्वारा वोट जो 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 छीन रही हैं, ये मैंने भारत विरोधी ये अखबार दैनिक जागरण वो ये कह रहा है कि इन्हीं में से जो है वो विकल्प ढूंढिए, ये कर रहा है। तो भारतीय वाम ताकत दल अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से इस भारत विरोधी अखबार से ये पूछना चाहता है कि तुम जो ये कह रहे हो कि भाई कि देश की जनता इन्हीं देश विरोधी जो है वो पार्टियों में ही अपना भविष्य देखे और जो है और विकल्प देखे और इनसे निजात न पाए। बताइए, हमारे देश को गुलाम बनाने वाले कई कारक रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो है वो अंग्रेजों से लड़ी गई, यही तो हैं। जो भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने जो जिस बात की चेतावनी दी थी और जो काम दिया हुआ है कि इन सारे काले अंग्रेज को जो विघटनकारी ताकतें हैं अपनी विघटनकारी भारतीय समाज की विघटनकारी गतिविधियों के आधार पर जो वोट छीनने की साजिश करते हैं वो हमारे काले अंग्रेज, और ये काले अंग्रेज उन सफेद अंग्रेजों से चूंकि ये इसी देश के हैं, वो ज्यादा खतरनाक हैं, ज्यादा पोटेंट हैं, तो उन्हीं के ये पोषक हैं ये दैनिक जागरण जैसे मीडिया के लोग, और कहते फिरेंगे कि हम लोकतंत्र के यह लोकतंत्र की हत्या में शामिल हत्या की साजिश में शामिल लोग कहते हैं कि हम जो है वो लोकतंत्र के जो है चौथे स्तंभ हैं। इसके पहले भी भारतीय वाम ताकत दल ने बताया था कि एक द हिंदू अखबार है, वो हमेशा देश विरोधी बातें ही वो छापता रहता है। भारतीय वाम ताकत दल ने बताया था उसी तरह से एक जो है वो इंडियन एक्सप्रेस भी है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी है, दैनिक भास्कर भी है, अमर उजाला भी है। ये सब जो है भारत विरोधी इनकी यानी इनका टोन एंड टेंडर जो जिस तरह से बोलते हैं, लेकिन भारतीय वाम ताकत दल ने कहा कि ये सारी देश विरोधी शक्तियां जो है नकली राष्ट्रवादी मोदी जी के शासन के तत्वाधान में फल फूल रही हैं और देश विरोधी हरकतें कर रही हैं। ये समझने की बात है। जो अपने को राष्ट्रवादी करते हैं और वोट कैसे लेते हैं बीजेपी वाले कि यदि बीजेपी नहीं रहेगी तो हिंदुत्व की रक्षा नहीं होगी, हिंदू सनातन की रक्षा करने के माने एकमात्र ठेकेदार जो है ये बने हुए हैं बीजेपी वाले। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन जो है और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम से ये सीधे पूछे, बीजेपी वालों से, नड्डा से पूछे, मोदी से पूछे कि जो इस देश की रक्षा इन देश विरोधी ताकतों से नहीं कर सकता, वह हमारे हिंदू सनातन की रक्षा क्या करेगा। सवाल इस बात का है। सीए की हिंसा हुई, अब देखिए मैंने इस आम आदमी पार्टी की जीत पर वो जो है जीएनपीसी का वो जो गद्दार नेता है सुरजेवाला जो है वो मिठाइयाँ बांट रहा है, खुशी मना रहा है। इसके विषय में जो आम आदमी पार्टी के विषय में भारतीय वाम ताकत दल ने बताया था कि ये आम आदमी पार्टी जो है इसी गद्दार जीएनपीसी का एक दूसरा अवतार है। सेकंड जो है वो इनकार्नेशन है। इसलिए जब भी वो जीतती है तो अंदर जो ये खुशी मनाती है। और क्यों नहीं मनाए? देश की दुश्मन ये भी, देश को बांटने वाले ये भी, और देश की गद्दार ये भी, और वही चरित्र उसका भी है। वो जो नाम मात्र और जो उसकी पब्लिक पोस्चरिंग होती है, कभी कभी विरोध करती है वो जीएनपीसी या कांग्रेस का,
उन बातों पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन गौर न करें। ये जेएनपीसी जो है, मैंने ये आम आदमी पार्टी जो है, इसी जेएनपीसी या कांग्रेस की एक अवतार है। तो जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि ये कांग्रेस मर गई, जब तक देखो वो वो मान लीजिए थोड़ा सा कमजोर होकर के उसने अपना एक अवतार जो है खड़ा कर दिया। लोग जो है लोग उसको पहचानेंगे भी नहीं पहचानेंगे उसको, लेकिन है वो इसी जेएनपीसी कांग्रेस का एक अवतार है वो। तभी तो जो है खालिस्तानियों से उसके वो संबंध मिलते हैं। और जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसका वो समर्थन भी करता है। और इसकी इससे भी बड़ी गद्दारी, इस केजरीवाल की इससे भी बड़ी गद्दारी को भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, दिल्ली के आदरणीय भारतीय भाई बहन, पंजाब के हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन कदापि न भूलें। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बना था तो इसी के पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण भी थे। इस प्रकरण को भारतीय जनता दल ने पिछले किसी एपिसोड में बताया था। लेकिन इसकी गद्दारी को बेनकाब करने के लिए जरूरी है कि जब भी मौका आएगा वो बोला जाएगा। तो 2013 के आसपास जो चुनाव हुआ था, तो उसी के बाद ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव तो उसमें आम आदमी पार्टी में थे। ये गद्दार केजरीवाल इन दो गद्दारों से जो है योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से एक सार्वजनिक वक्तव्य दिलवाया। वो सार्वजनिक वक्तव्य उसी तरह का था जो कि गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश के तहत बोला था। यह देश को मालूम है कि मालूम जरूर होगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, क्योंकि उसका विलय अंतिम पूर्ण रूप से हो चुका है और उसके जम्मू कश्मीर रियासत के जो मुखिया थे राजा हरि सिंह, वो जो है विलय संधि पर या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वो दस्तखत कर चुके हैं। तो जिस प्रकार और भी इस देश की 561 रियासतों का जिस प्रकार से विलय हुआ, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर रियासत का विलय हुआ। और इस प्रकार से वो विलय जो है अंतिम और पूर्ण रूप से हो गया था। इस प्रकार भारत का वो अभिन्न अंग है। तो जो भारत का अभिन्न अंग है उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू कश्मीर के हवाले करने की पूरी कोशिश की, इसने पुरजोर कोशिश की। और जब वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया, देखिए इसीलिए ये बोला जा रहा है ना, आज जो है भारतीय एकता के माहौल देखिए होता क्या है कि भारतीय आवाम ताकत दल का जो मुख्य उद्देश्य है देश में एक भारतीयता का माहौल लाने के लिए, और इसका जो है जो मुख्य जो है जो प्लान है यही है। लेकिन देख रहा है कि भारतीयता के माहौल लाने में ये तमाम देश विरोधी ताकतें जो है वो एक साथ जो है वो गैंगअप है। तो उनकी फितरत को से अवगत कराना, और ये जो कि राजनीतिक पार्टियां हैं और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों में गलत और झूठ और अफवाह के द्वारा उनको मानसिक रूप से गुलाम बना करके उनसे वोट छीन करके सत्ता पर काबिज हो रही है। इसलिए ये उससे भी जरूरी काम हो गया कि ये उससे भी जरूरी काम भारतीय अवाम ताकत दल के लिए हो गया कि भारतीयता के माहौल के लिए तो कोशिश करना ही है, समानांतर रूप से साथ साथ जो है इन ताकतों को कैसे नष्ट में नाबूद किया जाए,
यह भी प्रयास जो है उतना ही आवश्यक है। और इसलिए बार बार अपने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से वो निवेदन करता है कि किस प्रकार जो है इन देश विरोधी ताकतों का भारतवर्ष की पावन धरती से इसका विनाश किया जाए, और उस तरह से विनाश जो कि हमारे राष्ट्रभक्त और दार्शनिक हमारे चाणक्य जी ने कुश की जड़ में मट्ठा डाल करके उसको सदा के लिए जो है उसका विनाश किया था, कि एक बार इनका विनाश हो जाए तो दोबारा जो है भारत की पावन धरती से दोबारा इनका जो है वो उगना जो संभव ना हो। तो इस कदर और इस स्तर के इनके विनाश की आवश्यकता है। तो उसी संबंध में ये बताया जा रहा है कि ये जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू था, वह जो कश्मीर हमारा अभिन्न अंग हो चुका उसको पाकिस्तान के हवाले करने के लिए इसने बड़ी साजिशें की। वो कबीलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना आई थी, उसको हमारी सेना जो है वो परास्त करके जम्मू कश्मीर के कोने कोने से भगा रही थी। जब जीत रही थी तब क्या कहा जाए, कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह के समाचार है कि चूंकि ये हालांकि व्यक्तिगत बातों पर भारतीय जनता दल उसको तवज्जो नहीं देता है, लेकिन वो व्यक्तिगत बातें जो इस देश को के लिए घातक हो चुकी हैं, घातक हो गई थी, उस पर उसको भी समझाना जो है या उसका भी खुलासा करना जो है खुलासा करना भारतीय जनता दल की नजरों में आवश्यक जो है वो आवश्यक हो जाता है। तो माउंटबेटन जो कि गवर्नर जनरल था, बोलते हैं आजाद भारत ना, आजाद भारत पर एक अंग्रेज मुखिया बना था इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसकी पत्नी थी एडमिनो माउंटबेटन, उससे इसका कोई व्यक्तिगत संबंध था। तो हमारी जो भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान की सेना जो कबीलियों के भेष में थी और उसको जम्मू कश्मीर के कोने कोने से भगा रही थी, तब जो है इंग्लैंड के इशारे पर ये एडमिनो ने इसको सलाह दिया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कि जो भारतीय सेना जो पाकिस्तानी सेना को भगा रही है, भारतीय सेना पर एक तरफा यूनिलेटरल युद्ध विराम इसने थोपा। क्या हमारे देश के लोग कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारी भारतीय सेना खुद जीत रही है और पाकिस्तानी सेना को भगा रही है, उसी पर ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है वो एक तरफा युद्ध विराम थोपा। और हमारे देश के लोग हमारे देश के लोग और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन वो भी अच्छी तरह से जान ले कि उसके इसी गद्दारी भरे फैसले के कारण हमारी भारतीय सेना जो कि जीत रही थी, कुछ भाग जो है जम्मू कश्मीर का जीतने से रह गया, और वही जो जीता नहीं जा सका हमारी भारतीय सेना द्वारा, क्योंकि ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम जो थोपा था, उसी कारण जो कुछ भाग जम्मू कश्मीर का जीता नहीं जा सका। वही बन गया पाक अधिकृत कश्मीर, POK, या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर समस्या का जो नासुर बन गया है, उसकी जड़ में है गद्दार जवाहरलाल नेहरू, जिसने की हमारी जीतती हुई भारतीय सेना पर एक तरफा युद्ध विराम थोपा था। इसके विषय में और भी बताया गया था कि और भी इसने देश यानी भारत विरोधी इसकी हरकतें हैं, गद्दारी की हरकतें हैं। तो उन हरकतों में एज ए लास्ट डिच एफर्ट, अंतिम एक प्रयास के रूप में, और इस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने तमाम साजिशें की। तो जब उसमें नाकाम हो गया तो फिर एक अंतिम प्रयास के रूप में इसने एक वक्तव्य दिया। इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, अरे भारत का बहुत बड़ा गद्दार थे भाई,
इसका अंदाज जो है हमारे भारतीय भाई बहन के जहन में नहीं आता होगा। तो इसने एक वक्तव्य दिया, जम्मू कश्मीर यानी जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन चुका है, उस पर कह रहा है कि अब जम्मू कश्मीर के भाग का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग जनमत संग्रह के द्वारा यानी प्लेबिसाइड के द्वारा करेंगे। और ये वक्तव्य उसने यूं ही नहीं दिया था, उसके मन में भारत के खिलाफ कौन साजिश पल रही थी उसका भी नमूना देखिए। उसको मालूम, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को मालूम था कि जम्मू कश्मीर में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मेजॉरिटी है, बाहुल्य है उनकी, बहुसंख्यक है वहां पर। तो उनको बहुत आसानी से पाकिस्तान के पक्ष में बरगलाया जा सकता है, भुलवाया जा सकता है, और पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह भी लाया जा सकता है। वो उन हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को बहका करके, फुसला करके और झूठ और अफवाह का शिकार बना करके पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह लाया जा सकता है। और इस प्रकार जो है जो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो चुका है, जिस जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले करने के लिए इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने साजिश करके देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ गद्दारी की थी। भारत के खिलाफ गद्दारी करने के बावजूद भी पाकिस्तान को सौंपने में नाकामयाब रहा। वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अब अपने अंतिम प्रयास के रूप में, अंतिम कोशिश के रूप में उसने इस तरह का वक्तव्य दिया कि शायद इस तरीके से जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को सौंपा जा सकता है। तब उसने वक्तव्य दिया कि कश्मीर के भाग का फैसला कश्मीर के लोग प्लेबिसाइड या जनमत संग्रह के द्वारा करेंगे। तो वो मत समझिए। तो इसीलिए पाकिस्तान बराबर कहता है कि आप अपने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के वचनों को याद करिए, उसको पूरा करिए। और ये उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य जो है इस देश के लिए और भारत सरकार के गले का फांस बन गया। इसी का सहारा लेकर जो बराबर पाकिस्तान, इसी का सहारा लेकर के भारत विरोधी पश्चिमी देश वो कहते रहते। तो ये गद्दार केजरीवाल इन दो गद्दारों से, देश के गद्दार सब हैं, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण से, उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू के भारत के खिलाफ गद्दारी वाला जो वक्तव्य था कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह या प्लेबिसाइड जो है कराया जाना चाहिए। ये गद्दार केजरीवाल ने अपने इन दो गद्दारों से, अपने इन दो देश के गद्दारों से वक्तव्य दिलवाया कि जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाना चाहिए। और केजरीवाल ने तो उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू की गद्दारी से भी आगे बढ़ गया। इसने और वक्तव्य दिलाया, क्या कहते, जो गद्दार नेहरू के मन में मंशा थी, लेकिन वो बोल नहीं पाया। उसके मन में मंशा यह थी कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान को सौंप देना चाहिए, ये मंशा थी उसमें। लेकिन पता नहीं किस कारणवश वो बोल नहीं पाया। उस मंशा को ये गद्दार केजरीवाल अपने इन दो देश विरोधी और देश के गद्दार जो है वो ये प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव से ये करवाया, क्या करवाया कि जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है कह नहीं पाया था, उसके मन में तो यही था, लेकिन वो बोल नहीं पाया था। उसी को ये जो है उस नेहरू की गद्दारी से और आगे बढ़ करके बोले कि यदि ये जन्म संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में आता है तो जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर देना चाहिए। तो इस स्तर के गद्दार को आज
दिल्ली की हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, दिल्ली के आदरणीय मतदातागण इसको 3 बार से जो है वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं। पंजाब की हमारे भारतीय भाई बहन उसको जो है यानी भारी मतों से उसको जितवा रहे हैं। ये कलंक है देश के ऊपर, और ये सिर्फ जो है गुलाम मानसिकता का जो है ये सबसे बड़ा जो है वो द्योतक और प्रमाण है। भारतीय ताकत दल इसी तरह की जो है गुलाम जो है वो मानसिकता। दैनिक जागरण ने जो 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 नोटा के विरोध में जो उसने अपना एक मानसिकता का प्रदर्शन किया है, वह देश के खिलाफ गद्दारी का नहीं। इसके पहले भी बताया गया कि जैसे द हिंदू अखबार है, ये भारत के खिलाफ बड़ी यानी वो सात्विकता से ये यानी उन खबरों को छापता रहता है। अच्छा, और कई अच्छा, और इन सबों का बड़ा एक ग्रुप है कि एक झूठी कहानी वो रचेगा, फिर उसको छापेगा, और फिर वो तीसरा आदमी उसी झूठी कहानी को उठा करके फिर वो बवाल जो है वो मचाएगा। तो यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके विषय में ये गद्दार किस्म का जो द हिंदू अखबार है, इसने ये छापा कि भारतीय लोग जो है यूक्रेन की सेना में भर्ती होकर के रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि हमारे देश का मीडिया पश्चिम मीडिया से मिल करके उस भारत विरोधी अभियान में लगा हुआ है कि एकमात्र विश्व में एकमात्र जो भरोसे का साथी, जरूरत का साथी, और ये रूस का भी भरोसा भारत पर तोड़ करके और भारत का कोई भी भरोसेमंद मित्र, भारत का कोई भी भरोसेमंद दोस्त जो है रह नहीं पाए। इस साजिश में पश्चिमी मीडिया के साथ अपने देश का जो गद्दार मीडिया भी जो है वो मिला हुआ है, और उस गद्दारी की पराकाष्ठा देखिए कि तेंदु वाला इस तरह का वो खबर छाप रहा है, बना करके, वो भी झूठी, रचित, फैब्रिकेटेड, कि यूक्रेन की सेना में भारतीय लोग जो है भर्ती होकर के रूस के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। तो ये जो मीडिया जो कहता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, किस कदर ये देश विरोधी और देश की गद्दार है। हमारे देश हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें। इनका इलाज है कि यदि इनकी व्यूअरशिप यानी जो अखबार वो खरीदना बंद कर दीजिए, और अपना काम जो छोटे किस्म के चैनल हैं उनसे चलाइए, और जो मेन स्ट्रीम जो है ये आपके वो चैनल वाले हैं, जैसे कि आपका जी न्यूज़ है, और आज तक है, NDTV है, News 24 है, और आपका ABP न्यूज़ है, न्यूज़ नेशन है, और आपका News 18 इंडिया। इसका पूर्ण बहिष्कार करिए और अपना काम चलाइए। जो छोटे किस्म के हैं, लोकल किस्म के, स्थानीय किस्म के हैं, वो जो है चैनलों से यदि इनका बहिष्कार करेंगे, इनकी जो है वो व्यूअरशिप घटेगी, इनके आर्थिक जो है वो तंत्र पर जो है वो चोट लगेगी, तो शायद इनकी आंख खुले। और वैसा ही इलाज इन देश के गद्दार जो है, जो जागरण वालों को, द हिंदू वालों को, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को, इंडियन एक्सप्रेस वालों को देना पड़ेगा। हमारे देश के कोने कोने में देश विरोधी जो है वो छुपे हुए हैं। इस प्रकार जो है ये नोटा का समर्थन कर रहा है, और ये इनकी मानसिकता हमेशा, मानसिकता छोड़िए, ये तो इतने सब स्वार्थी होते हैं कि अपने स्वार्थ में देश हित का मुखौटा जरूर वो लगाएंगे, लेकिन स्वार्थ में जो है अपनी अंतरात्मा, अपने विचार और अपना विवेक, सब कुछ जो है वो
स्वार्थ में जो है वो गिरवी जो है वो रखे रहते हैं। तो ऐसे तत्वों से जो कि भेष बदले हैं मीडिया का, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का, लेकिन वो भारतीय अवाम विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। नोटा के साथ इस तरह से अन्याय जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए भी और उस अवाम के लिए भी जो कि इन देश विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों से के बेस में उनसे यदि वो निजात पाना चाहती हैं, उनके समर्थन में ये खड़े हैं दैनिक जागरण जैसे मीडिया के लोग। तो भारतीय जनता दल इन बातों से चिंतित है, लेकिन घबराता नहीं। हमारे देश के लोगों को संगठित करना है, एक करना है। एक प्रयास हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो आह्वान दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आजादी दूंगा। आज उस आह्वान की प्रासंगिकता और बढ़ गई है। और भगत सिंह जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बोला था कि हम अपनी कुर्बानी दे करके फांसी के फंदे पर वो या फांसी पर चढ़ करके फांसी के फंदे को चूम करके इन सफेद अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन जो हमारे देश के जो काले अंग्रेज हैं, जो यहीं के हैं, उनको भगाने की जिम्मेदारी वो जो है माने हम पर, आप पर, आगे आने वाली नस्लों पर, पीढ़ियों पर, पोस्टेरिटी पर वो छोड़ गए। तो वो उनका आदेश और उनका संदेश का पालन करना है। ये सभी राजनीतिक पार्टियां, दैनिक जागरण जैसे लोग वो जो है वो देश के दुश्मन हैं। लेकिन भारतीय जनता दल कभी नहीं कहता कि आप इनके खिलाफ जो आंदोलन करेंगे। बस जो है राजनीतिक दलों को पहले नष्ट में नाबूद करिए। ये धराशायी होंगे तो इन्हीं के तो वो चंगू मंगू हैं सब। हर एक मीडिया किसी न किसी पार्टी का जो है वो चंगू मंगू है, उसका प्रोटीज है, उसका स्टूज है, उसका जो है इस प्रकार से। तो अपने आप जो है ये धराशायी हो जाएंगे और जो है और बेनकाब भी हो जाएंगे। तो इसीलिए जो रास्ता जो बताया गया है भारतीय जनता दल के द्वारा, सर्वप्रथम जो है भारतीयता का माहौल लाइए। अब देखें ना, भारतीयता का माहौल न है तमाम जातियों पर बेहयाई से। इनसे कोई नहीं पूछता है कि अरे भाई, भारत का संविधान बताता है कि हम सभी लोग भारतीय हैं। दिन रात इतने मुसलमान, इतने हिंदू, तो इतने ब्राह्मण, इतने क्षत्रिय, इतने ये हर वक्त जो है भारतीय संविधान विरोधी बात करते हैं। देश के दुश्मन है सब ये खतरनाक। इन पर यानी इन पर न तो इनको शर्म आती है और न कोई हिचक है और न कोई बताने वाला। कौन बताएगा? जो सत्ता पर काबिज होते हैं वो भी देश विरोधी हैं। तो समस्या बड़ी गंभीर है। तो कोई बात नहीं है। सर्वप्रथम जो है भारतीय एकता, भारतीयता आधार एकता, भाईचारा, सद्भाव लाइए। यहीं से वो शुरुआत करनी है। हाँ, इतना जरूर है कि इस भारतीय एकता के भारतीय एकता के विरोध में इन खतरनाक जो है जो देश विरोधी या भारतीय समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के बेस में है, यही अकेले नहीं है। कई तंजीमें जब से, और विशेष करके जब से ये मोदी महोदय आए हैं सत्ता में, गद्दार, पुष्पेंद्र कुलशेख जैसे लोग खड़े हो गए हैं, जो कि भाईचारा यानी भारतीय भाईचारा जो है इस देश के लिए कितना आवश्यक है, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन महसूस करना शुरू कर दिए हैं।
उसी की जड़ खोदता है ये गद्दार पुष्पन कुलशेख और अपना एक गिरोह पाले हुए है। उस गिरोह में कई ऐसे जो है वो यानी देशभक्त किस्म के विचार है वो फंसे हुए हैं इसमें, जैसे जीडी बख्शी, कपिल कुमार, उनकी बातें आप सुनिए तो हमेशा जो है वो देश के हित की बात करते हैं, लेकिन वो इस गद्दार पुष्पन कुलशेख के गिरोह में पता नहीं कैसे वो फंसे हुए। और इसीलिए वो जब भी उनसे वो इंटरव्यू लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर बात करके फिर उसी इस्लाम आस्था पर आक्रमण करने वाला जो है वो शुरू हो जाता है। और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जो ये गद्दार पुष्पन कुलशेख आक्रमण करता है तो कोई ऐसा कोई अपमानित करने के लिए नहीं, देश में नफरत फैलाने के लिए मेन एजेंडा उसका ये है। देश में नफरत फैलाना, इस देश को कमजोर करना, वो भी चीन के लिए जो है, जो हमारा दुश्मन चीन है उसके पक्ष में भारत में इस तरह का नफरत का माहौल, नफरत के माहौल को फैलाना और उसको मजबूत करना, ये गद्दारी है पुष्पन कुलशेख जैसे गद्दारों की। तो खैर ये एपिसोड वो लंबा न हो जाए, ये बहुत गंभीर मसले हैं सर। इसलिए बीजेपी जैसे ताकतों को डिफीट करना बहुत आवश्यक है। और जो है वो मुखौटा वो पाने हुए हैं राष्ट्रवाद का। ये कांग्रेस कमजोर हो गई, फलानी कमजोर हो गया, ये अखिलेश हार गया, इसमें जरा भी खुशी नहीं है। बीजेपी भी इस देश के लिए घातक है। वो जो है इस सिस्टम पर और इस चुनाव पर जो हावी हो गई है, वह भी देश के लिए एक बहुत बड़ा अशुभ का वो संकेत है। देश को बांटने वाली, ध्रुवीकरण वो करने वाली। तो जेएनपीसी को समाप्त करना तो खैर है, लेकिन जेएनपीसी के कई वो डिनोमिनेशन हैं। समाजवादी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी तो उसका अवतार ही है। तो खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।